हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हो बच्चों, ये चैनल आपके 9th और 10th क्लास के लिए मैंने क्रिएट किया हुआ है और इस पर कक्षा 9वीं के वीडियो आना शुरू हो चुके हैं फॉर इकोनॉमिक्स। तो वीडियो क्रमांक 1, 2, 3, 4 वीडियोस टोटल इकोनॉमिक्स के डल चुके हैं। यहाँ पे श्रीनिधि बोरीकर 9th एंड 10th कॉमर्स CBSE ये आपके लिए चैनल बना हुआ है, तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है उसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है चैप्टर नंबर 1 की, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चैप्टर 1 में हम लोगों ने चैप्टर का ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर, उसके ये 10 पॉइंट्स और प्रोडक्शन, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ हम लोगों ने टॉपिक नंबर 4 प्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, पर्पस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो 4 फैक्टर्स हमने देखे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इनको हमने एकदम डिटेल्ड तरीके से इनकी थियरी और कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन वाला जितना भी टॉपिक है आपका, ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने पूरा हमारा फोकस लाया था फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन विलेज पालमपुर। तो इसमें हम लोगों ने फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है उसको कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी हम लोगों ने उनके यहाँ पे जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन चारों मुद्दों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। और एग्रीकल्चर के बारे में यानी फार्मिंग के बारे में हमें एक बात और पता चली। क्या पता चली कि फार्मिंग में अगर हमें फार्मिंग का प्रोडक्शन बढ़ाना है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का प्रोडक्शन यानी जो भी हम एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करते हैं उसे अगर बढ़ाना है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस है। पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी आप एक ही साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स लो, और दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो ये दोनों मेथड्स हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर ली है, आप इनके पहले के वीडियोस देख सकते हो। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। ठीक है, टॉपिक नंबर 5 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। यानी पालमपुर में टोटल हमने क्या देखा था, 450 फैमिलीज़ है। हम लोगों ने क्या देखा था, टोटल 450 फैमिलीज़ है, अप्रॉक्सीमेटली 2700 की पॉपुलेशन है। और इसमें से 75% पॉपुलेशन जो है वो है फार्मिंग एक्टिविटी में, फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ये हम लोगों ने इस पालमपुर का जो सिनेरियो है उसे देखा था। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी ऐसी पॉपुलेशन दैट मीन्स बची हुई 25% पॉपुलेशन ऐसी है जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। ये बेसिक सिनेरियो है। ठीक है, आ जाओ इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमने देख लिया। उसके बाद में पालमपुर में खेती बाड़ी के साथ साथ क्या क्या काम होता है, डेयरी फार्म का भी काम होता है। डेयरी फार्म में भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से काम करते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये चारों चीज़ें हम देखने वाले हैं। आप किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान में रखिए। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर किसी भी प्लेस में हो रही है, वेदर इंडिया और इंडिया के बाहर जहाँ पे भी करेंसी यूज़ होती है, तो ऐसे सिनेरियो में आपके पास 4 मेजर फैक्टर्स हमेशा रहेंगे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और चौथा फैक्टर आता है आपका
ह्यूमन कैपिटल। तो बेसिकली इस करेंसी का यूज़ करके जहाँ पे भी प्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, प्रोडक्शन में आप या तो गुड्स बना सकते हो या तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो जहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन की बात आएगी, गुड्स एंड सर्विसेज की बात आएगी, तो प्रोडक्शन के लिए हमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन 4 फैक्टर्स की ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या देखा, फार्मिंग एक्टिविटी जो है, डेयरी फार्म में भी हमें 4 चीज़ें चाहिए। पहले तो हम देखेंगे सिनेरियो इन पालमपुर, यानी पालमपुर की स्थितियाँ कैसी है। उसके बाद हम आएंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। फिर हम लोग बात करते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली फिर से प्रोडक्शन की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिनेरियो इन पालमपुर रिगार्डिंग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद में केस स्टडी ऑफ मिश्री लाल जैगरी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये गुड़ बनाने वाला व्यक्ति है मिश्री लाल। तो इसके लिए लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल इस केस स्टडी में वो किस तरीके से यूज़ करता है इन पालमपुर, वो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है शॉपकीपर्स। हर सिटी में, हर गांव में छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, किराने की दुकान, डेली नीड्स की दुकान, उसके बाद में छोटे बहुत सारे दुकान होती है, डेयरी होती है ना, तो अलग टेक्सटाइल होते हैं, छोटे छोटे कपड़ों के दुकान होते हैं, हार्डवेयर की दुकान होती है, छोटे बर्तन भांडे जो होते हैं घर में लगने वाले उनकी दुकान होती है। तो बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। तो शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स इन पालमपुर, तो सिनेरियो देखेंगे हम पालमपुर में क्या है। केस स्टडी ऑफ मुकेश कंप्यूटर क्लासेस। तो एक मुकेश नाम का व्यक्ति है, बंदा है, उसने पालमपुर में कंप्यूटर क्लासेस शुरू किए हैं, यानी एजुकेशनल इनिशिएटिव शुरू किया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देन मुकेश की जो केस स्टडी है उसके ऊपर बेस्ड करके, और छोटे शॉपकीपर्स जो है ट्रेडिंग करते हैं पालमपुर में, उनके लिए लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से रिलेवेंट है और किस तरीके से काम में आते हैं, वो हम देखने वाले हैं। और आखिरी टॉपिक हमारा आने वाला है बच्चों, ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर इन पालमपुर। तो पालमपुर का सिनेरियो कैसा है वो देखेंगे। टोटल कितनी पॉपुलेशन है, 2700। 2700 लोगों को ये आपका पालमपुर है, ठीक है। पालमपुर से दूसरे गांव में जाने की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ट्रैवलिंग सबका होता है, फॉर फैमिली पर्पजेस, फॉर बिजनेस पर्पजेस, फॉर जनरल पर्पजेस, और कोई छुट्टियों में बाहर जाते हैं। तो अगर पालमपुर से किसी को बाहर जाना है तो ये ट्रांसपोर्ट वाला सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर इन पालमपुर। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ता है वैसे वैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ता है, गुड्स का या सर्विसेज का या खुद का, लोगों का भी। तो ट्रांसपोर्टेशन का सिनेरियो कैसे है पालमपुर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। केस स्टडी पढ़ेंगे ऑफ किशोरा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से अप्लाई होते हैं, काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे आपको क्या क्या चीज़ें, टोटल 5 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में टोटल 5 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। पहला है डेयरी फार्म, दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है आपका शॉपकीपर्स और चौथा है ट्रांसपोर्ट। तो 4 सेक्टर्स की हम बात करने वाले हैं। कौन से 4 सेक्टर्स है, डेयरी फार्म, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल शॉपकीपर्स और ट्रांसपोर्टेशन। डेयरी फार्म, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आ जाओ शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। ये आ गया आपका टॉपिक नंबर 5 जो कि है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन विलेज पालमपुर। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका हेडिंग है पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर दैन एग्रीकल्चर। तो हमने अभी अभी पालमपुर का पूरा सिनेरियो देखा था। ये जो हमारा गांव है पालमपुर, क्या नाम है हमारे विलेज का, विलेज पालमपुर। टोटल कितनी फैमिलीज़ है पालमपुर में, 450, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन है 2700।
ये हमारा अंदाज़ा है कि 450 फैमिलीज है, तो हर फैमिली में 6 मेंबर्स हमने कम अज्यूम किए हैं, विच अमाउंट्स टू 2700 इंडिविजुअल ह्यूमंस। ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं, इन 2700 में से जो 75% लोग हैं वो क्या काम करते हैं, वो फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड काम करते हैं। और जो 25% पॉपुलेशन है वो क्या करती है, अदर एक्टिविटीज़ से पैसा कमा के अपना जीवन चलाती है। ठीक है जी। तो 75% लोग जो है वो पैसा कमाते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ से, और 25% लोग जो है वो पैसा कमाते हैं आपके अदर एक्टिविटीज़ से। ठीक है, ये बात आप लोगों को बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये आपका टोटल इक्वेशन बनता है रिगार्डिंग पालमपुर। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। ये फैक्ट है ना, ज़्यादा कोई इसमें बहुत चीज़ें याद रखने की बात नहीं है। ओनली 25% ऑफ पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर दैन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। अब डेयरी फार्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डेयरी फार्म का सिनेरियो कैसा है पालमपुर में। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। तो डेयरी यानी दूध वगैरह का जो यानी पशुपालन का जो धंधा होता है, दूध दही पनीर, तो ये क्या है, एक कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में। ये बहुत सारे परिवार खेतीबाड़ी के साथ साथ सब लोगों के पास गाय भैंस बकरी ऐसे जानवर होते हैं जिनसे वो दूध निकालते हैं और दूध से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jawar and bajra that grows during the rainy season। तो जो कैटल है उनकी मेनली बफेलोस यानी भैंस जो होते हैं वो खाना क्या खाते हैं, घास खाते हैं, जवार खाते हैं और बाजरा खाते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पे ग्रो होती है, पालमपुर के खेतों में ही ग्रो होती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाय विलेज। Two traders from Shahapur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities। तो यहाँ का बेसिक इक्वेशन किस तरीके का है, पालमपुर में डेयरी एक्टिविटी जो होती है मेजरली कौन सा एनिमल यूज़ होता है, बफेलो। ठीक है, बफेलो से क्या मिलता है इनको, मिल्क। मिल्क कहाँ पे जाता है, मिल्क सोल्ड टू रायगंज। ठीक है, रायगंज में क्या तैयार करके रखा है दो लोगों ने जो शाहपुर में रहते हैं, कलेक्शन कम स्टोरेज, दैट मीन्स चिलिंग सेंटर फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स। क्योंकि दूध ठीक रखने के लिए आपको बड़े बड़े फ्रीज़र्स लगते हैं, इस तरीके का इन्होंने सेटलमेंट करके रखा है। तो यहाँ से हमें बेसिक चीज़ पता चल गई, इक्वेशन इनका क्या यूज़ होता है। डेयरी इज़ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास। तो यहाँ का जो कैटल है, मिल्क प्रोड्यूस के लिए उन्हें क्या क्या चारा लगता है, घास लगती है, जवार बाजरा, 3 प्रकार के आइटम ये अपने कैटल को फीड करते हैं। Milk is sold in Raiganj, the nearby village. Two traders from Shahapur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away cities। अब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का खेत है क्या, नहीं। हमने क्या देखा था, ये जो 450 फैमिलीज़ है इनमें से केवल 18% लोग ऐसे हैं जिनके पास, इनमें से 18% लोग ऐसे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड को ओन करते हैं। हमने ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स सबसे चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये जो है घास जवार बाजरा, हो सकता है कि इनको खिलाने के लिए कभी कभी ख़रीदना भी पड़े और कभी कभी खुद के खेतों में भी वो लोग छोड़ देते हैं चरने के लिए। उसके बाद तो खर्चा क्या हुआ आपका,
बफेलो से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा उसके खाने पीने का, उसकी जो वेटरनरी उसकी जो दवाइयाँ होगी, इंजेक्शन होगी, क्योंकि बहुत सारे इनको भी रोगराई होते रहती है तो इनके भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, मेडिसिनल एक्टिविटीज़ वगैरह। तो ये आपका बेसिक खर्चा हो गया। आपको बफेलो खरीद अगर आपके पास कैटल नहीं है, भैंस नहीं है, गाय भैंस नहीं है, तो पहले आपको ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद आप ब्रीडिंग करके एक एक करके अपना एनिमल यानी जो भी आपका जानवर होगा उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ हो गई। तो ये आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट हो गया कैटल में। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे, कैपिटल की हम अगर बात करते हैं तो उसके बाद में उनके जो फीडिंग है, जवार बाजरा और घास, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। यानी खाना रोज़ लगेगा उनको। जब रेनी सीजन है तो बाहर जानवर छोड़ देते हैं, वो चर लेते हैं, लेकिन जब धूप काला आता है तब बाहर हरी घास नहीं होती है, तो उन्हें खुद भी हमें अलग से खरीद के खाना खिलाना पड़ता है। ये बेसिक चीज़ हो गई। तो आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया कैटल में, और एक आपका हो गया वर्किंग कैपिटल जो उनका खाना खजाना होता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? मिल्क। मेन प्रोडक्ट आपका क्या है? मिल्क। काऊ डंग वगैरह जो होता है वो आपके सब साइड प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, मेन प्रोडक्ट है आपका मिल्क, जो कि आप बेचते हो। एक आपका जो गांव है पालमपुर, उससे एक बड़ा गांव है रायगंज, वहाँ पे शाहपुर से आए हुए 2 ट्रेडर्स ने अपना कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर बना के रखा है। तो जो पालमपुर है वहाँ से मिल्क ट्रांसपोर्ट होता है रायगंज में, वहाँ पे स्टोर होता है, और फिर वहाँ से बहुत सारी अलग अलग जगहों पे उसको सेल किया जाता है। ये बेसिक चीज़ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे प्रोडक्शन की चेन में आपके बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं, क्योंकि कैटल को संभालने वाला लगेगा, कैटल को चारा खिलाने वाले लगेंगे। ठीक है, उनकी देखभाल करने वाले। उसके बाद में दूध निकालने के लिए अगर आपके पास बड़ी मशीनरी नहीं है तो आपको लोग लगाने पड़ेंगे जो उसके दूध निकालेंगे। दूध निकालने के बाद रायगंज लेके जाना पड़ेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन लगेगा आपको, है ना, उसमें पैसा खर्चा होता है। और उसके बाद में जो चिलिंग सेंटर है वहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेशन होगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी एक इकोनॉमिक साइकिल तैयार होती है। ये हो गया आपका पालमपुर का सिनेरियो रिगार्डिंग डेयरी फार्म। फिर क्या होता है? अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि सारा का सारा दूध रायगंज में जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम कॉमन सेंस से क्या बात पता कर सकते हैं, जिसके पास ये एनिमल्स है वो पहले खुद के घर के लिए भी थोड़ा बहुत दूध जो है वो रख लेता होगा, लोकल सेल भी होगा उसका, क्योंकि गांव में अगर 2700 लोग रहते हैं तो उनको भी दूध, दही, घी, मक्खन, है ना, ये सारी चीज़ें लगती है। तो ये 2700 लोगों का भी उनका लोकल सेल भी होगा। अब लोकल सेल होने के बाद जो एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन है वो रायगंज में जाके वो लोग बेचते हैं। ठीक है, पहले अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, लोकल जगह पे सेल करते हैं। उसके बाद में जो ज़्यादा का दूध है जो उन्हें नहीं लगेगा वो रायगंज में जाके वो लोग बेच देते हैं। तो इस तरीके से काम चल रहा है पालमपुर में। ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई। हालांकि हमारे किताब में ये चीज़ें लिखी नहीं है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता है। तो हमें इस तरीके से सोचने की आदत डालनी पड़ेगी जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। किताबों में क्या होता है, सारी की सारी बातें किताबों में लिखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो रियल लाइफ होती है उसमें क्या होता है कि रोज़ नई नई सिचुएशंस आते हैं, रोज़ नए सिनेरियोज आते हैं। तो हर रोज़ हम अपनी बुक को अपडेट नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक ब्रॉड विजन लेते हैं, एक कुछ ब्रॉड सिद्धांत होते हैं, कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको हम एकत्रित करके हमारी किताब में डालते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर इसको किताब को बेस बना के हमें रियल लाइफ के बारे में सोचना है और किस तरीके से इकोनॉमिक्स काम करता है, ये एक विज़न हमें तैयार करना है। तो आप कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 इन 4 सालों में आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और 4 सालों में आपका माइंड बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होके मैच्योर हो जाएगा, ताकि आपको थियरी यानी किताब में जो थियरी दी है वो भी समझेगी और किताब के बाहर जो असली दुनिया है वहाँ पे इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से अप्लाई होती है वो भी आपको पता चलेगा। कुछ बातें किताबों में दी होती है लेकिन वो एज इट इज़ रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती है, उसको रियल लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम अप्लाई करते हैं। किताब के हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया में जो प्रैक्टिकल होता है उसको लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसको लोग नोट डाउन करते हैं, उसको रिफाइन करके फिर किताबों में लिखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सिनेरियो आपका मैंने समझा दिया है आपको कि डेयरी फार्म की एक्टिविटीज़ किस तरीके से होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डेयरी फार्म की बात हम कर रहे हैं, इसके लिए हमें प्रोडक्शन यानी मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने पड़ते हैं।
तो हमारे पास कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। डेयरी फार्म के लिए हमें लैंड की यानी ज़मीन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तो सबसे पहली चीज़, ज़मीन की ज़रूरत बेसिक पड़ने ही वाली है। क्यों? क्योंकि चारा जो है वो ज़मीन पे उगता है। एनिमल शेल्टर, रहेंगे कहाँ पे? हम भी ज़मीन पे रहते हैं, जानवर भी ज़मीन पे रहेंगे। वेयर हाउसिंग यानी जो उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, घास, ज्वार, बाजरा और ये सारी चीज़ों के लिए वेयर हाउसिंग के लिए हमें फूड स्टॉक वेयर हाउसिंग के लिए जगह लगेगी, जो भी छोटी मोटी जगह रहती है उस तरीके से। उसके बाद में हमें पानी लगेगा। अब हमने लैंड के बारे में क्या पढ़ा था कि जो ज़मीन होती है ये हो गया आपका अर्थ, और लैंड जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है? सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो इस अर्थ सरफेस के नीचे है और जो इस अर्थ सरफेस के अबाउ है, वो सारी की सारी चीज़ें काउंट होती है इसी लैंड वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यानी याद होनी चाहिए। पता तो आपको है लेकिन समय पर ये चीज़ें याद आनी चाहिए जब हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ज़मीन का इस्तेमाल हम किन चीज़ों के लिए करेंगे? चारा, एनिमल शेल्टर यानी उनके रखरखाव, तबेला जो भी आपका रहेगा वो बनाने के लिए। वेयर हाउसिंग फॉर फूड स्टॉक एंड अदर छोटे मोटे आपके जो भी इक्विपमेंट्स होंगे वो। उसके बाद में पानी हमें लगेगा ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग के लिए, तो लैंड में से हमें ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है लेबर। लेबर में क्या लगेगा? केयर टेकर्स लगेंगे हमें। उसके बाद में मिल्किंग के लिए भी केयर टेकर लगेंगे। अगर मशीनरी नहीं है, ऑटोमेटेड मशीन्स नहीं है हमारे पास क्योंकि कैपिटल नहीं है उतना, तो हमें क्या लगेगा? ह्यूमंस लगाने पड़ेंगे, तो वो लगेगा मिल्किंग के लिए। दूसरा, क्लीनिंग सर्विसेज, ये जो जानवर होते हैं इनको भी थोड़ा बहुत रख रखाव करना पड़ता है ना। उसके बाद में जनरल डेली वर्क। अब जहाँ पे भी आपका फैक्ट्री होगा, प्रोडक्शन होगा, उसकी क्लीनिंग होगी, उसके इक्विपमेंट्स जो हम रोज़ काम में लेते हैं उसको धो धा के फिर से वापस जगह पे रखना है ना। तो बेसिकली रोज़ का जो काम है वो होने के बाद, जैसे हम घर में भी है, हम कुछ काम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं? अपना तामझाम लेके बैठते हैं, 4 किताबें लेके बैठेंगे, कॉपी, पेन, पेंसिल, अपना टेबल सब सजा के बैठेंगे। लेकिन जब हमारा पढ़ाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें जहाँ से ली थी वहाँ पे रख देते हैं। तो सिमिलरली जो आपका रोज का काम है उसको करने के लिए भी आपको लेबर लगेगी। लेकिन हमने क्या सिनेरियो देखा था कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता किसी और को हायर करने के लिए। तो छोटे फार्मर्स जो होते हैं यानी छोटा डेयरी फार्म जो होता है वो खुद ही सारे लेबर की एक्टिविटी करता है, और जो बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास पैसा है, जो दूसरों को हायर कर सकते हैं, वो किसी और लेबर को हायर करते हैं और उससे ये सारे काम करा लेते हैं। बेसिक चीज़। उसके बाद में फिजिकल कैपिटल में हमें क्या क्या लगेगा? फिजिकल कैपिटल मीन्स द प्राइमरी कैपिटल। सबसे पहला तो हमें पैसा लगेगा। ठीक है, पैसे से ही क्या होगा? हम जानवर खरीद सकेंगे, हम उनका चारा खरीद सकेंगे, शेल्टर बना सकेंगे, वेयर हाउसिंग बना सकेंगे, पानी वानी की जो भी सर्विस है वो उनको दे सकेंगे। लेबर भी हम पैसे से ही हायर कर सकेंगे। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो कोई भी मेरे लिए काम नहीं करेगा। बेसिक चीज़। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें लगने वाला है पैसा। अब पैसे से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो पैसों से सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे भैया? तो सबसे पहले तो हम बाय एनिमल सच एज काऊ, बफेलो, गोट, जो काम के जानवर हैं उनको लेंगे जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली काऊ, बफेलो, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिलता है। गोट लिमिटेड अमाउंट ऑफ दूध मिलता है। ठीक है, उसके बाद एनिमल शेल्टर, हम थोड़ा बहुत जो भी है शेड लगाएंगे, छपरी बांधेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसे खुले में तो जानवरों को नहीं रखेंगे, तो वो एनिमल शेल्टर हम बना सकते हैं। उसके बाद फूड स्टोरेज फैसिलिटी, जो भी उनके 10-15 ड्रम होंगे जिसमें हम चारा भर के रखते हैं, वो ड्रम हम एक शेड में रखेंगे ताकि बारिश में, धूप में, ठंड काले में वो ख़राब ना हो, उसमें कीड़े ना लगे, उसमें और कोई जानवर मुँह ना मारे, हमारा फूड स्टॉक कहीं चोरी ना हो जाए, तो उसका सेफ गार्डिंग हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर डेली यूज़, जो भी हमारे बर्तन हैं जिसमें हम चारा खिलाते हैं, पाइप होगा पानी मारने के लिए, है ना, झाड़ू होगा झाड़ू मारने के लिए, छोटे मोटे पावड़े होंगे, छोटे मोटे घमेले होंगे, कुछ ऑटोमेटेड मशीनरी होंगी, है ना। जिस तरीके से जैसे आपका फार्म है, जैसे आपका एनिमल शेल्टर है, जैसे आपका डेयरी फार्म है, तो जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा आप ऑटोमेशन कर पाओगे। पैसा कम है तो बेसिक चीज़ों से आप काम चलाओगे। तो ये टूल्स एंड इक्विपमेंट, रोज़ के जो छोटे मोटे टूल्स एंड इक्विपमेंट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं हम लोग।
मेडिकेशन एंड वेटरनरी सर्विसेज, वेटरनरी जो डॉक्टर होते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनकी सर्विसेज हमें लगेगी। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज एंड वेसल्स फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क। तो कुछ जैसा कि हमने ऊपर में देखा था कि रायगंज में पालमपुर में मिल्क प्रोडक्शन होता है और रायगंज में जाके वो लोग जमा यानी बेच के आ जाते हैं। तो मीनवाइल जब आपका प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन करके डेस्टिनेशन तक वो दूध पहुंचने तक जो हमें वो दूध की सेफ्टी रखनी है उसकी बात हम कर रहे हैं। दूध फटना नहीं चाहिए, दूध ख़राब नहीं होना चाहिए, दूध में कचरा नहीं गिरना चाहिए। एक सर्टन टेम्परेचर पे अगर हम मेंटेन करते हैं दूध को तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है। इस तरीके की कोल्ड स्टोरेज एंड वेसल्स फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क। आपका प्रोडक्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, मीन्स वॉट, क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों का लॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ब्रीडिंग सर्विसेज। अब ये जो जानवर होते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना। तो अगर आपके पास फीमेल, यहाँ पे जनरली मिल्क प्रोडक्शन ऑब्वियसली फीमेल काऊ या बफेलो या गोट से ही होगा, मेल से तो नहीं होगा, तो कॉमन सेंस की बात है। तो ब्रीडिंग सर्विसेज आपको लगेगी, है ना। नेचुरल ब्रीडिंग भी होता है और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी होता है, तो दोनों प्रकार जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे वो। उसके बाद में एक्सपांशन। अब एक्सपांशन का मतलब क्या हो गया सर? तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए के क्या खरीदे? आपने 1 लाख रुपए के काऊ, बफेलो, गोट, इनमें आपने इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल आपको इसमें टोटल 15 जानवर मिले 1 लाख रुपए में, ठीक है। अब एक्सपांशन का मतलब क्या हुआ? या तो आप जानवरों का नंबर बढ़ाओ तो ही आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये बेसिकली प्रोड्यूस क्या करते हैं? मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो मिल्क प्रोडक्शन अगर आपको बढ़ाना है तो जानवर 15 से 20 करने पड़ेंगे, 20 से 25 करने पड़ेंगे, 25 से 30 करने पड़ेंगे एंड सो ऑन। तो एक्सपांशन, डेयरी फार्म का एक्सपांशन मतलब क्या हुआ? या तो आप अपना मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाइए या फिर जैसे रायगंज में फैसिलिटी है स्टोरेज यानी कलेक्शन प्लस चिलिंग, तो आप अलग मशीनरी भी लगा सकते हो। तो एक्सपांशन डिपेंड करता है आपको किस एरिया में आपका बिजनेस एक्सपांड करना है, उस हिसाब से आप लोग अरेंजमेंट करोगे। मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो जानवरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, बेसिक चीज़। ये हो गया आपका फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की यूजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो पैसा चाहिए। क्यों? जानवर खरीदो, शेल्टर बनाओ, फूड स्टोरेज फैसिलिटी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लगेगी, मेडिकेशन एंड वेटरनरी, कोल्ड स्टोरेज, ब्रीडिंग सर्विसेज एंड एक्सपांशन। इतने सारे यूजेस होते हैं पैसों के। बिना पैसों के आप ये काम नहीं कर पाओगे। कोई भी आपको एक सर्टन लिमिट तक क्रेडिट देगा यानी उधार देगा, उसके बाद उधारी बंद हो जाएगी। वो बोलेगा भैया पहले पुराना पैसा दो, नया अकाउंट तब हम बात करेंगे। पहले पुराना अकाउंट क्लियर करो, फिर नई चीज़ों के बारे में बात करो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी कैपिटल हमारा होता है फिजिकल कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मनी। फिर इस मनी को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, इस मनी को हम कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में जो यूज़ होता है हमारे प्रोडक्शन की प्रोसेस में। इन पैसों से ही हम क्या करते हैं? ज़मीन खरीदते हैं, चारा खरीदते हैं, शेल्टर, वेयर हाउसिंग, पानी वाली की जुगाड़ करते हैं, लेबर इसी पैसों से हम खरीदते हैं। उसके बाद में ये सारे यूजेस। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या जमा होता है? नॉलेज, एक्सपीरियंस, एंटरप्राइज, एबिलिटीज़। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग डेयरी फार्म, जानवरों के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, कौन से सीज़न में ब्रीडिंग करना चाहिए, कौन से सीज़न में नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें जानवरों को खिलानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, ऐसा बहुत सारा नॉलेज बेस लगता है, क्योंकि वो भी हमारे जैसे लिविंग बीइंग्स है। तो लिविंग बीइंग्स की बहुत सारी ज़रूरतें होती है। तो उनके हिसाब से आपको डेयरी फार्म का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक क्या, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल और एंटरप्राइज मीन्स व्हाट, आप में वो धमक होनी चाहिए। सिर्फ डेयरी फार्म खोल के सब ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता, रोज़ काम करना पड़ता है। एंटरप्राइज मीन्स व्हाट, रिस्क लेने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। अगर आपके पास 15 जानवर है तो बेसिकली एंटरप्राइज का मतलब होता है एक्सपांशन। और ये जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल के बारे में हम बात करते हैं, इन्हें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। अगर आपके पास एंटरप्राइज नहीं है तो आप ये लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का यूज़ नहीं कर पाओगे, रिस्क नहीं ले पाओगे, हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। तो इस तरीके से डेयरी फार्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे के पूरे 25% लोग डेयरी फार्म की एक्टिविटी में, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है, 75% लोग काम करते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, 25% लोग काम करते हैं अदर एक्टिविटीज़ में। अब इन 25% में से कुछ लोग काम करते हैं डेयरी प्रोडक्शन में, कुछ लोग काम करते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। इस तरीके से हमें सोचना है इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और पालमपुर में जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है आपकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो इन पालमपुर। तो पालमपुर में क्या सिनेरियो है वो पहले हम देखते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। मुझे फिर से याद दिलाओ कितनी पॉपुलेशन है, 450 फैमिलीज़, 450 फैमिलीज़ रहती है, 2700 लोग पालमपुर में रहते हैं। उसमें से केवल जो है 50 लोग जो है वो काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी भी कंपटीशन कम है, बहुत ज़्यादा स्कोप है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done on small scale. अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिया हुआ है। कंपैरिजन कहाँ का कंपैरिजन दिया है आपको, किन चीज़ों के बारे में कंपेयर किया इन लोगों ने। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को हम कंपेयर करते हैं इन पालमपुर। पालमपुर को हम कंपेयर करेंगे बिग फैक्ट्रीज इन टाउन्स एंड सिटीज़ से। तो पालमपुर में क्या होता है, जैसे बड़े शहरों की जो फैक्ट्रीज होती है उसमें बहुत ज़्यादा लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल यूज़ होता है, लेकिन पालमपुर में क्या होता है, वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स, यानी छोटा मोटा प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई प्रोडक्शन नहीं होता है पालमपुर में, और वो भी होता है स्मॉल स्केल में। जो आपके टाउन्स है, जो आपकी सिटीज़ है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े लेवल पे होता है, लेकिन हमारा जो पालमपुर जो छोटा सा गांव है वहाँ पे प्रोडक्शन मेथड्स जो यूज़ होती है वो सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स होती है, और जो उनकी स्केल ऑफ एक्टिविटी है वो भी कम है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप बड़े शहर या सिटी में जाओगे तो हो सकता है कि वहाँ पे किसी ने 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हो, किसी ने 200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हो, लेकिन जब हम पालमपुर की बात करते हैं तो वहाँ पे 1 लाख 2 लाख ऐसी बात होगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्केल ऑफ एक्टिविटी, दैट मीन्स कितना मनी आपने, कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है। ठीक है जी, आ जाओ, वापस आ जाओ, अपनी छोटी सी दुनिया में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो पालमपुर के बारे में सिनेरियो हमें पता चल गया। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, रेयरली लेबर्स आर हायर्ड। तो अब ये मैन्युफैक्चरिंग का सिनेरियो क्या कहता है कि मोस्टली घरों में लोग अपने जो भी छोटी मोटी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे लघु उद्योग होते हैं वो, और अपने जो खेती बाड़ी होती है, जो ज़मीन है वहाँ पे आइदर उनके घरों में वो प्रोडक्शन करते हैं या फिर उनकी खेत में छोटी सी जगह बना के वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। और जनरली लेबर का टाइप कैसे होता है, फैमिली लेबर होती है, बाहर के लोगों को वो हायर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप लेबर को हायर करोगे तो ऑब्वियसली पैसा देना पड़ेगा, कोई फ्री में तो काम नहीं करेगा आपके लिए। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। ये ओवरऑल सिनेरियो है हमारे पालमपुर का। अब हम केस स्टडी की बात करते हैं, जो है हमारे मिश्रीलाल भाई साहब। ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैगरी मैन्युफैक्चरिंग, यानी गुड़। यहाँ पे वाई रह गया था, आप लिख लेना। मिश्रीलाल हैज़ परचेस्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। तो मिश्रीलाल भाई साहब ने क्या किया, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे खेतों में क्या होता है, गन्ना, हमारे पालमपुर में गन्ना होता है, आसपास की जगहों में भी गन्ना होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गन्ना तो डायरेक्ट बिकता है शुगर मिल में या किसी और चीज़ों के लिए, लेकिन मिश्रीलाल भाई ने एक दिमाग लगाया कि उन्होंने क्या कहा, यार मैं एक छोटी सी मशीन खरीदता हूँ। उन्होंने एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी। ठीक है, मैकेनिकल यानी जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, उसमें कोई चिप वगैरह ज़्यादा हाईफाई नहीं होती है, कोई टच स्क्रीन नहीं, कुछ नहीं, बटन दबाओ, वो अपने आप जो उसका एक मैकेनिज़्म है उस तरीके से वो घूमना चालू कर देगी और क्रश करके आपका जो जूस निकालना है शुगर केन का वो निकालेगी। ये मैकेनिकल मशीन हो गई आपकी।
मिश्रीलाल हैज़ परचेस्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। क्यों? क्योंकि उसमें से जूस निकलेगा। रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट इट अप इन हिज फील्ड। तो मिश्रीलाल भाई साहब ने अपना जो खेत है वहाँ पे उस मशीन को लगा दिया। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स बट पीपल प्रीफर टू डू इट बाय मशीन्स दीज डेज। तो पुराने समय में क्या होता था, जो आपका बैल होता था उसको बांधते थे और उसको ऐसे कोलू जैसा गोल गोल घुमाते थे। तो जब वो गोल गोल घूमता था तो एक बड़ा पत्थर गोल रहता था, वो भी ऐसा गोल घूम के वो सारे जो एक ऐसा बड़ा पॉट रहता था उसमें रखे, उसमें आपका या फिर जो भी मशीन आपको घुमानी है वो पार्ट्स घूम के आपका जूस निकलता था शुगर केन का, सारी चीज़ें क्रश होके। तो पहले जानवरों का यूज़ होता था, अब क्या हो गया, मिश्रीलाल भाई साहब ने वहाँ पे एक मैकेनिकल मशीन लगा दी। मिश्रीलाल ऑल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी। तो वो भाई साहब क्या करते हैं हमारे मिश्रीलाल, उनका परचेस क्या क्या हुआ, देखो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ उनका। तो उन्होंने जो एक मशीन खरीदी, ठीक है, ये हो गया उनका फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद वो क्या परचेस करते हैं, शुगर केन, ये हो गया उनका रेगुलर परचेस। और उनकी जो है होम लेबर यानी खुद ही वो काम करते हैं, किसी बाहर को वो बाहर वाले व्यक्ति को वो हायर नहीं करते। अब वो प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं मिश्रीलाल जी, तो मिश्रीलाल जी कैसे क्या प्रोड्यूस करते हैं, जैगरी, ठीक है, जैगरी प्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए उन्हें क्या परचेस करना पड़ता है, शुगर केन। शुगर केन परचेस करके वो क्या करते हैं, दे क्रश इट एंड जो जूस निकलता है उस जूस को वो कन्वर्ट करते हैं गुड़ में, ठीक है जी, जैगरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ मिश्रीलाल जी की केस स्टडी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ये मिश्रीलाल जी क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मिश्रीलाल जी मैन्युफैक्चर करते हैं गुड़, ठीक है जी। अब आगे जब उनका प्रोडक्ट बन जाता है तब वो क्या करते हैं, द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। इन द प्रोसेस मिश्रीलाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट, यानी बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाते, वो छोटा मोटा प्रॉफिट कमा लेते हैं। और पालमपुर में प्रोड्यूस करते हैं और बेचते कहाँ पे है, शाहपुर में। रायगंज में दूध जाता है, शाहपुर में गुड़ जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस स्टडी रिगार्डिंग सिनेरियो हमने देख लिया और एक मिश्रीलाल जी का केस स्टडी देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है हमारा, जब इन्हें मिश्रीलाल जी को ये प्रोडक्शन करना है जैगरी का, तो उन्हें क्या प्रोडक्शन लगेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से लगेंगे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से काम में आता है, किस तरीके से यूटिलाइज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सबसे पहले स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड विच इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। ज़मीन नहीं है तो शुगर केन नहीं होगा, ज़मीन नहीं है तो आप मशीन कहाँ पे रखोगे, हवा में, पानी पे, कहाँ पे रखोगे। तो ज़मीन बेसिक रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए तो वो भी ज़मीन पे होगा क्योंकि आजू बाजू में नदी समंदर नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ों के लिए आपको लैंड जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगी। क्यों लगेगी ज़मीन आपको, साइट फॉर सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, यानी जो भी आप मशीन लगाओगे, छोटी मोटी चीज़ें करोगे, वो गुड़ बनने के बाद उसको प्रोसेस करोगे, जूस को प्रोसेस करोगे, गुड़ बनाओगे, गुड़ बनने के बाद उसको स्टोर करोगे, पैक करोगे, इन सारी चीज़ों के लिए आपको प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करनी पड़ेगी। स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, जब गन्ना आप खरीद के लाते हो या अपने खेत का गन्ना यूज़ करते हो तो गन्ना कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा काटने के बाद, तो एक जगह लगेगी आपको उसके लिए। दैट मीन्स आपके रॉ मटेरियल को रखने के लिए और फिनिश प्रोडक्ट को रखने के लिए आपको जगह लगेगी। उसके बाद में पार्किंग एरिया फॉर व्हीकल्स लगेगा, आप क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप व्हीकल यूज़ करते हो तो वो लगेगा। लोकेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एरिया फॉर फ्यूचर एक्सपांशन एंड ग्रोथ एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको लैंड से रिलेटेड लगने वाली है। अब आगे देखते हैं लेबर में आपको क्या क्या लगेगा, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन और आखिरी में लगेगा ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। इन सारी चीज़ों में आपको लेबर लगने वाला है। उसके बाद फिजिकल कैपिटल में आपको सबसे प्राइमरी नीड क्या रहेगी, मनी।
पैसा ही जैसे आपके जेब में पैसा आएगा तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा तो आप लैंड से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस है उनको प्रिपेयर करोगे, है ना। तो ये सारे रिसोर्सेस आप प्रिपेयर करोगे पैसों से, लेबर आप हायर करोगे पैसों से, उसके बाद में फिजिकल कैपिटल आप तैयार करोगे अपने पैसों से। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका हमेशा कैपिटल रहने वाला है, मनी रहने वाला है इन बिजनेस। अब देखो फिजिकल कैपिटल में आपका क्या आएगा, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी जो भी आप यूज़ करोगे मशीनरी वगैरह वो, एंड एक्सपांशन। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको फिजिकल कैपिटल लगने वाला है। उसके बाद में ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। तो हर चीज़ में ह्यूमन कैपिटल में आपको एक ही बात याद रखनी है, नॉलेज एंड एंटरप्राइज, ये दो चीज़ें मिलके ह्यूमन कैपिटल तैयार होती है। अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट को गुड़ कैसे बनता है उसका नॉलेज ही नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप गुड़ बना सकोगे क्या, नहीं। गुड़ किन चीज़ से बनता है, शुगर केन के जूस से, ये चीज़ आपको पता ही नहीं है, इसका नॉलेज ही नहीं है, तो आप गुड़ बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। तो नॉलेज होना चाहिए किस तरीके से उसको, उस रॉ मटेरियल को किस तरीके से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इस पूरी प्रोसेस का जो नॉलेज है उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल का हिस्सा। उसके बाद में एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मीन्स व्हाट, कि ये जो सारी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, इनसे आउटपुट निकालना, इसे हम कहते हैं एंटरप्राइज। तो आप में वो धमक होनी चाहिए, आप में वो विजन होना चाहिए, आप में यानी किसी भी व्यक्ति में जिसको बिजनेस करना है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसमें वो विजन, हिम्मत, रिस्क टेकिंग एपेटाइट और मार्केट को समझने की अक्ल होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं एंटरप्राइज। तो ये बच्चों हमारा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो गया रिगार्डिंग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, वो सवाल आप अभी के लिए पढ़ो, इसको हम एक साथ बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के किसी भी सवाल को डिस्कस नहीं किया है। हम लोगों का मेन एम क्या है, पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को गेन करना। तो हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इनके लिए अलग वीडियोज़ में आपके लिए प्रिपेयर करूँगा, वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे ताकि हमारी रिविज़न भी ढंग से हो जाए। ठीक है जी, अब आ जाओ नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या होगी। हमने अभी तक दो एक्टिविटीज़ देखी, पहली देखी हमने डेयरी फार्म, दूसरा देखा हमने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब हम पढ़ाई करने वाले हैं शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स, यानी जो रेडीमेड चीज़ें होती है उनको मार्केट से होलसेल रेट में ख़रीदना और रिटेल रेट में बेचना, ये चीज़ें, इन चीज़ों को आप कहते हो शॉपकीपर्स या ट्रेडर्स। तो शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स दो लोग होते हैं, एक होलसेलर एक रिटेलर। तो यहाँ पे जो रायगंज है यहाँ पे होलसेलर का कोई स्कोप नहीं है, तो हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, अब ये जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनके बारे में क्या सिनेरियो है पालमपुर में वो देखते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। पहले ही तो 25% लोग हैं जो अदर देन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें से कुछ लोग डेयरी फार्म चलाते हैं, कुछ लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हैं, और कुछ बचे कुचे लोग जो है उनमें से कुछ लोग काम करते हैं ट्रेडर्स का। ठीक है, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड that is exchange of goods are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. जो हमने अभी देखा, तो अभी डिस्कस किया था ना हमने, ये जो शॉपकीपर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होलसेलर, दूसरा होता है रिटेलर। तो विलेज पालमपुर जो है वहाँ पे सारे के सारे रिटेलर्स हैं, वो क्या करते हैं, आजू बाजू के होलसेल मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं और अपने पालमपुर में आके बेचते हैं। You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some cloth. तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग ये है हमारे ह्यूमंस, ठीक है, मेरे और आपके जैसे ह्यूमन। ठीक है जी, ये है ह्यूमन बीइंग। इस ह्यूमन बीइंग की कुछ नीड्स होती है,
कुछ वांट्स होती है और कुछ डिज़ायर्स होते हैं, यानी कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं। तो उनमें उनको फुलफ़िल करने के लिए उसे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। किन चीज़ों की ज़रूरत होती है बेसिक सर्वाइवल के लिए? तो सर्वाइवल के लिए हमें ज़रूरत होती है खाने पीने की चीज़ों की, राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स। उसके बाद में सैनिटेशन के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? पर्सनल हाइजीन के लिए सोप, टूथपेस्ट। उसके बाद अगर किसी छोटे से गांव में बिजली चली जाती है, लाइट गुल हो जाती है, बत्ती नहीं आती है, तो आपको बैटरीज लगेगी। बैटरीज यानी टॉर्च, बड़े लाइट, इनमें बैटरीज लगेगी। जो भी आपके इक्विपमेंट्स हो गए उसमें बैटरी लगेगी। छोटी मोटी घड़ी हो गई, छोटे मोटे आपके रिस्ट वॉच हो गई, या फिर जो भी चीज़ें सेल या बैटरी से चलती है वो चीज़ें। उसके बाद में कैंडल्स, ठीक है। स्टेशनरी में क्या लगेगा? नोटबुक, पेन, पेंसिल और कपड़े, यानी अन्न, वस्त्र, निवारा। ये बेसिक चीज़ें पालमपुर के लोगों को भी लगती है। स्टेशनरी जैसे हमें लगती है वैसे पालमपुर के लोगों को भी लगती है। खाने पीने की चीज़ें जैसे हमें लगती है वैसे ही पालमपुर के लोगों को भी लगती है। तो उन्हीं सारी चीज़ों का ट्रेडिंग जो है वो होता है पालमपुर में। ये है यहाँ का बेसिक सिनेरियो। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. यानी छोटे मोटे नाश्ते की दुकान जो होती है वो कुछ लोगों ने लगा ली है। अब ये दिमाग लगाने की बात है, जैसे किसी का घर मार्केट प्लेस में होगा तो वो क्या करेगा? अपने पार्किंग में या अपने आंगन में एक छोटा सा शेड लगा के किसी को भाड़े से दे देगा वो जगह, या फिर खुद वहाँ पे छोटी मोटी किराने की दुकान, खाने पीने की चीज़ों की दुकान, जो बेसिक चीज़ें हैं वैसी चीज़ें लगा देती है। जब भी आप बाहर जाओगे तो आप देखना, आपको जो मार्केट एरियाज़ रहेंगे वहाँ पे घरों में छोटी छोटी दुकानें दिखेगी। स्पेशली जब आप छोटे शहरों में जाओगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। तो ऐसे ही पालमपुर में जिनके घर बस स्टैंड के करीब है, बस स्टैंड के करीब मीन्स व्हाट, वहाँ पे लोगों का आना जाना, ट्रैफिक, भीड़ हमेशा लगी रहती है। और जहाँ पे भी भीड़ है वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की डिमांड रहेगी, पानी बोतल की डिमांड रहेगी, खाने पीने की चीज़ों की डिमांड रहेगी, फार्मेसी की डिमांड रहेगी, है ना। तो ऐसे मार्केट एरिया में अगर आपका घर है या किसी का घर है तो वो छोटा सा एक दुकान वहाँ पे खोल सकता है। तो पालमपुर का जो सिनेरियो है रिगार्डिंग शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स वो कुछ इस तरीके का है। क्या है बेसिक सिनेरियो? पालमपुर में सारा रिटेल का काम होता है, ठीक है। जो बेसिक अन्न, वस्त्र, निवारा, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, इन चीज़ों में, स्टेशनरी, एजुकेशन, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ों की डिमांड पालमपुर में आपको मिलेगी। तो इस तरीके का सिनेरियो है। और छोटी मोटी नाश्ते की दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे बढ़ के केस स्टडी की, जिसका नाम है मुकेश भाई, जो चलाते हैं कंप्यूटर क्लासेस। पालमपुर में कंप्यूटर क्लासेस इज़ वन ऑफ द वेरी यूनिक बिजनेसेस, ठीक है। आ जाओ अब मुकेश भाई के बारे में बात करते हैं। तो मुकेश भाई का एक विज़न है कि भैया पालमपुर के लोगों को कंप्यूटर सिखाना है, क्योंकि पालमपुर में 2700 लोग रहते हैं। उसमें से कुछ यंग जनरेशन भी होगी जिनका कुछ एस्पिरेशन होगा, जिन्हें कुछ एजुकेशन की ज़रूरत होगी। तो ऐसी डिमांड को इन्होंने आइडेंटिफाई किया मुकेश भाई ने कि पालमपुर एक मार्केट है, उस मार्केट में कंप्यूटर क्लासेस की डिमांड है और अभी तक किसी ने वहाँ पे इस तरीके का काम शुरू नहीं किया है। मुकेश हैज़ ओपन्ड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन विलेज. In the recent years, a large number of students have been attending college in शाहपुर टाउन। यानी पालमपुर में तो हमें पता है कि 10वीं तक की पढ़ाई होती है। 10वीं के बाद अगर आपको पढ़ना है तो किसी दूसरे शहर में या गांव में जाना पड़ेगा। तो यहाँ के जो बच्चे हैं पालमपुर में, वो कॉलेज अटेंड करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? शाहपुर में जाते हैं। Mukesh found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. यानी पढ़ाई करने के लिए तो यानी कॉलेज अटेंड करने के लिए तो शाहपुर जाते ही है, लेकिन साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करने के लिए भी बच्चे शाहपुर जाते हैं। There were 2 women in the village who had a degree in computer applications. He decided to employ them. He bought computers and set up classes in the room of their house overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. तो भैया ये है हमारे मुकेश भाई के दिमाग की कहानी, ठीक है।
मुकेश भाई ने क्या आइडेंटिफाई किया, मार्केट में एक गैप आइडेंटिफाई की कंप्यूटर क्लासेस की। बच्चे पैसे देने को तैयार है, पेड क्लासेस लेने को तैयार है फॉर कंप्यूटर एजुकेशन। तो मुकेश भाई ने क्या कहा, भैया आप शाहपुर क्यों जाते हो, मैं आपके गांव में पालमपुर में ही कंप्यूटर क्लासेस लगा देता हूँ। तो मुकेश भाई ने क्या क्या किया, एक छोटा सा जो दुकान है, सबसे पहले तो मुकेश भाई ने 2 विमेन को आइडेंटिफाई किया, ये हो गए उसकी लेबर, ठीक है। उसके बाद में मुकेश भाई ने क्या किया, एक शॉप को आइडेंटिफाई किया जो इन्हीं दोनों में से किसी का होगा। उन्हीं के घर में जो मार्केट एरिया में है वहाँ पे अपने क्लासेस सेटअप किए। क्लासेस में मुकेश भाई ने क्या रखा, फॉर एग्जांपल समझ लो 4 कंप्यूटर वो लेके आए, जैसे टाइपराइटर लोग लेके आते हैं वैसे उन्होंने 4 कंप्यूटर सेटअप किए, ठीक है। एक शॉप हायर किया, लेबर हायर की, और इन सारी चीज़ों के लिए मुकेश भाई को लगा तगड़ा पैसा। पैसा किसको दिया, लेबर को, शॉप को और इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी कंप्यूटर्स को। अब इन सारे का कॉम्बिनेशन बना के मुकेश भाई ने तैयार किया एक अपना कंप्यूटर क्लासेस। कंप्यूटर क्लासेस वो ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को और बदले में चार्ज करते हैं पैसा। तो बेसिकली उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया। अब उस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने 3 जगहों पे डाला, पहला है लेबर, दूसरा है शॉप और तीसरा है कंप्यूटर। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के उन्होंने एक प्रोडक्ट या सर्विस तैयार की। वो सर्विस वो ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को और बदले में स्टूडेंट्स उन्हें देता है पैसा। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे पैसा आउट हुआ और यहाँ पे पैसा इन हो रहा है। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट और ये हो गया आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से बेसिक चीज़ें काम करती है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे छोटे छोटे इसमें लिख लिया, तो ये विजुअलाइजेशन जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको भी थोड़ी थोड़ी विजुअलाइजेशन की आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप 9वीं से 10वीं में जाओगे, 10वीं से 11वीं 12वीं उसके बाद में ग्रेजुएशन, तो आपका जो लर्निंग कर्व है वो लर्निंग कर्व, अभी आप कक्षा 9 में हो यानी यहाँ पे हो, तो यहाँ से आपका लर्निंग कर्व जाने वाला है 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, और ऐसा ऐसा करके फाइनली आप पहुँचोगे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद, जहाँ पे आपको मिलेगा जॉब। तो इन 4 साल आपका 9, 10, 11, 12 और 4 साल का मिनिमम एवरेज में आपका ग्रेजुएशन। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो 3 साल, इंजीनियरिंग लेते हो तो 4 साल, मेडिकल में जाते हो तो 5 साल। इस तरीके से पकड़ के आपका ग्रेजुएशन होगा। तो 4 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5, यानी कॉमर्स में जाओगे तो 7 साल में आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इंजीनियरिंग साइड में जाओगे तो 8 साल में एलिजिबल हो जाओगे, और मेडिकल फील्ड में जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 साल में आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपका पहला जॉब। तो बेसिकली आपका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत स्टीप होने वाला है, तो जल्दी जल्दी आपको सीखना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको चीज़ें याद रखनी है तो इस तरीके का आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठोगे तो पेन पेंसिल, कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपके पास है अवेलेबिलिटी वो लेके बैठ जाओ, और जैसे ही आप थियरी पढ़ोगे तो उस थियरी को थोड़ा बहुत विजुअलाइज करने की कोशिश करो, जैसा कि हमने यहाँ पे मुकेश भाई का केस स्टडी विजुअलाइज करने की कोशिश की है। रफ में ही ठीक है। और यही जो रफ आप करते जाओगे वही आपका बाद में रिवीजन मटेरियल क्रिएट कर देगा, ठीक है जी। तो उसने क्या किया, खुद के साथ साथ 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया, यानी पैसा, पालमपुर का पैसा पालमपुर में ही रहने वाला है, बाहर शाहपुर में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर ये कंप्यूटर क्लासेस चलाने के लिए उसको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या लगने वाली है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या लगने वाले हैं उनको, तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, हमें पता है। सबसे पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल और चौथा है ह्यूमन कैपिटल। तो लैंड में क्या लगेगा, लोकेशन फॉर सेटिंग अप रिटेल स्टोर्स और शॉप्स। उसके बाद में स्पेस फॉर वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो जनरली शॉप के साथ साथ होती है। कहीं पे कैसा होता है कि दुकान आपकी यहाँ पे और वेयर हाउस आपका थोड़े दूर होता है, क्योंकि वहाँ पे कम जगह होती है। तो इस तरीके से आपका 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपको रहेगी साइट फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रक टर्मिनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ये लगेगा आपको। उसके बाद एरिया फॉर ओपन एयर मार्केट्स और ट्रेडिंग पोस्ट्स। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो एक छोटी मोटी मार्केट प्लेस तो लगती है ना, तो ये बेसिक चीज़ें आपकी लैंड से रिलेटेड हो गई। अब लेबर में आपको क्या क्या लगेगा,
अटेंडिंग कस्टमर, यानी दुकान में आने के बाद हमें, फॉर एग्जांपल हम छोटे कपड़े की दुकान में गए, मॉल की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे कपड़े की दुकान, तो वहाँ पे क्या होता है, हम जाते हैं, भैया को बताते हैं साइज़ क्या है, हमारा प्रेफरेंस क्या है, कौन से कलर में हमें कपड़ा चाहिए, येलो, ग्रीन, वाइट, टी शर्ट चाहिए, शर्ट चाहिए, हम उनको बताते हैं हमारा प्रेफरेंस, उस हिसाब से वो भैया या बहन या दीदी जो भी होती है वो हमें कपड़े दिखाती है। किराने के दुकान में हम जाते हैं छोटे, तो वो किराने वाला जो होता है उसके यहाँ पे जो 2-4 लोग काम करने वाले होते हैं वो हमें पूछते भैया क्या चाहिए, हम उनको लिस्ट देते, वो हमें सामान देते, पैसा देके हम निकल जाते हैं। हार्डवेयर की दुकान में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, पेंट चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, नट चाहिए, बोल्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, क्या चाहिए वो हम बताते हैं, उनके जो अटेंडेंट होते हैं वो हमारा सब रिक्वेस्ट ले लेते हैं और सामान हमें लाके दे देते हैं, हम पैसा देके सामान लेके निकल लेते हैं। तो इस तरीके से जो काम करने वाले लोग होते हैं वो लगेगा। उसके बाद में रीस्टॉकिंग, यानी जो मटेरियल हमने अपने दुकान में रखा है वो ख़त्म हो जाएगा कस्टमर आने के बाद, अगर देते गए तो रीस्टॉकिंग करना पड़ेगा। मीन्स वॉट, जो चीज़ें दुकान में ख़त्म हो रही है उनको वापस मार्केट से नई चीज़ें लाके, जो स्टॉक हमारा कम हो गया है वो वापस उसी लेवल पे लेके आना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद जनरल वर्क, डे टू डे वर्क इन शॉप सच एज क्लीनिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग शॉप्स, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो ये बेसिक चीज़ें आपको लेबर की लगेगी। उसके बाद फिजिकल कैपिटल, सबसे पहला पैसा लगेगा आपको। यहाँ पे जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको लैंड और लेबर से रिलेटेड मटेरियल मिलने वाला है। उसके बाद फिजिकल कैपिटल में आप क्या करोगे, परचेस ऑफ इन्वेंट्री, परचेस ऑफ बेसिक फर्नीचर, परचेस बेसिक स्टोरेज फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, डेली एक्सपेंसेस, सैलरी, और जब आपको दुकान बड़ा करना हो या रिनोवेट करना हो तो एक्सपांशन। तो पैसा आप इन 3 जगहों पे इन्वेस्ट करने वाले हो। स्टार्टिंग पॉइंट आपका रहने वाला है मनी, बिना पैसों के आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई लोग, ये बेसिक चीज़ है। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल आपको लगने वाली है, और ये लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को हैंडल करने के लिए आपको लगेगा ह्यूमन कैपिटल, विच इज़ नॉलेज एंड एंटरप्राइज। आपके पास अकल होनी चाहिए, आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और मार्केट को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। मार्केट में किन चीज़ों की डिमांड है, जैसे हमारे यहाँ पे मेजरली 3 सीज़न होते हैं, समर, रेनी सीज़न एंड विंटर। समर में किन चीज़ों की डिमांड होती है, रेनी सीज़न में किन चीज़ों की डिमांड होती है, विंटर में किन चीज़ों की डिमांड होती है। उसके बाद में साल भर में हमारे भारत में कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, कौन से फेस्टिवल्स में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो आपको देखना पड़ेगा। छुट्टियाँ कब होती है, क्योंकि छुट्टियों में लोग गाँव जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन, छुट्टी में पालमपुर के बाहर गए लोग तो पालमपुर में जो बेसिक चीज़ें तो धंधे हैं वो कम हो जाएंगे। पालमपुर में ऐसे कौन से फेस्टिवल्स है जहाँ जिससे अटेंड करने के लिए बाहर गांव से लोग आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में, आपको मार्केट सिनेरियो पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से अब जब जैसे दिवाली की हम बात करते हैं, तो दिवाली में आप दिवाली आने के बाद प्रिपरेशन नहीं करते हो, दिवाली आने के पहले 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले आप सारा का सारा अपना रीस्टॉकिंग करके रखोगे, ज़्यादा इन्वेंट्री खरीद के रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि दिवाली आने के बाद लोग नए कपड़े खरीदते हैं, दिवाली पे सोना चांदी खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, छोटी मोटी चीज़ें खरीदते हैं, अपने फार्म के लिए नए इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, दशहरे के दिन सब चीज़ों की पूजा होती है। तो ये सारी चीज़ें आप कितना ज़्यादा मार्केट में सप्लाई कर पाओगे, आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार उतना ज़्यादा पैसा आप कमा पाओगे, और इन्हीं पूरे एक्टिवनेस को कहा जाता है एंटरप्राइज। आपको 100% एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस में आना है तो ये बेसिक चीज़ें हो गई, है ना। तो हम लोगों ने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाला भी आइटम देख ले, सॉरी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, शॉपकीपर वाला आइटम हमने पढ़ लिया। 3 सेक्टर देख लिए, डेयरी फार्म, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स। अब चौथा हमारा सेक्टर आता है ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर। ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर इन पालमपुर, यानी पालमपुर में अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करना है तो अच्छा स्कोप है, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। तो पालमपुर का सिनेरियो क्या है वो देखते हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वालाज, टांगा वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स and people driving the traditional bullock cart and bogie are people in the transport services। तो पालमपुर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। कौन सी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको अवेलेबल है? रिक्शा अवेलेबल है, टांगा अवेलेबल है, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, और
बुलक कार्ट एंड बोगी। इतने अलग अलग प्रकार के माध्यम आपके लिए अवेलेबल है। ऑब्वियसली जो पेट्रोल या डीजल पे चलते हैं ट्रांसपोर्ट, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, बुलक कार्ट की थोड़ी कम होगी। जो व्हीकल फ्यूल पे चलते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा है, तो आपका माल एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी पहुंच जाएगा। बैलगाड़ी से जाओगे तो टाइम लगेगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। द फेरी पीपल एंड दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी लोगों को भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। ऑब्वियसली द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। अब ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर फास्ट डेवलपिंग सेक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें आपको एक स्किल चाहिए जो है आपकी ड्राइविंग की। अगर आपको ड्राइविंग आता है तो आपके पास गाड़ी हो या ना हो, कोई भी आपको हायर कर लेगा। भैया ड्राइविंग आता है, लाइसेंस है, कौन सा लाइसेंस है? लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, ऑल इंडिया परमिट है, किस तरीके का लाइसेंस है? 3 व्हीलर का है, 4 व्हीलर का है, 2 व्हीलर का है, लर्निंग लाइसेंस है, या बड़े 10 चक्के का जो ट्रक है उसका लाइसेंस है। तो आपके बेसिस के जो भी आपने एग्ज़ाम पास करके रखी है आरटीओ की, उस हिसाब से आपको लाइसेंस मिलता है, और जो लाइसेंस आपके पास है उस तरीके की गाड़ी, उस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये ईजीएस्ट है एक ड्राइविंग का काम करना कंपैरेटिवली स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी फार्म, ट्रेडिंग और रिटेल के कंपैरिजन में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर यानी सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग करना आसान है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप लोगों के लिए रहता है। अब हम केस स्टडी देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए किशोरा भाई की। किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर, ठीक है, खेती बाड़ी में काम करता है। लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। यानी जो खेती बाड़ी का काम करता है उससे जो पैसा मिलता है उससे घर बार चलाने में मुश्किल होती है। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम which was giving cheap loans to poor landless households. Kishora bought a buffalo with this money. He now sells the buffalo's milk. Further, he has attached a wooden cart to his buffalo and uses it to transport various items. Once a week, he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter, or sometimes he goes to Shahapur with a load of jaggery or other commodities. Every month, he gets some work in transport. As a result, Kishora is able to earn more than what he used to do some years back. अब ये किशोरा भाई ने दिमाग लगाया। पहला काम तो वो करते हैं फार्म पे लेबर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। ये हो गया उनका पहला काम। फिर उन्होंने एक और दिमाग लगाया कि भाई इतने से तो थोड़ा सा पैसा जो है वो कम मिलता है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भाऊ ने गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता किया। गवर्नमेंट स्कीम से भाऊ ने लोन उठाया। लोन उठाने के बाद भाऊ ने ख़रीदा बफेलो। अब बफेलो यानी भैंस का वो क्या निकालते हैं? दूध। दूध को बेच के पैसा मिलता है, ठीक है। ये हो गया उनका दूसरा काम। अब तीसरा काम उन्होंने क्या कर लिया? और पैसे इन्वेस्ट करके एक बैलगाड़ी तैयार कर ली। अब इस बैलगाड़ी को वो यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन से भी भाऊ को पैसा मिलता है। तो भाऊ ने क्या किया, जो इनकी इनकम स्ट्रीम है यानी इनकम के सोर्सेस, तो किशोरा भाऊ ने दिमाग लगा के अपना एक इनकम के सोर्स से 2-3, अब किशोरा भाऊ के पास कुल मिलाकर 3 इनकम सोर्सेस है। तो इससे भाई को अपने अच्छा खासा पैसा मिलने लगा और घर बार भी ठीक ठाक चलने लगा। तो दिमाग लगाया भाई ने। किशोरा भाई ने क्या सोचा कि भैया एक ही जगह पे काम करके तो ठीक ठाक पैसा मिलता है, दूसरी भी जगह करता हूँ, यानी उन्होंने बफेलो ख़रीद लिया। तीसरा क्या किया, और थोड़ा पैसा लगा के ट्रांसपोर्टेशन का धंधा भी चालू कर दिया। तो अब 3 काम करता है, तो पूरे साल भर में अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, घर बार भी खुश, किशोरा भाई भी खूब खुश। तो इसे कहते हैं एंटरप्राइज। क्यों? क्योंकि किशोरा भाई ने अपना एक इनकम सोर्स का 2 और 3 अपने इनकम सोर्सेस को बढ़ाया है। इसे कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल, इसे कहा जाता है एंटरप्राइज। किशोरा भाई ने गवर्नमेंट का लोन उठाया, ये नहीं सोचा कि मैं वापस दे पाऊंगा, नहीं दूंगा मैं वापस। सबसे पहले तो भैया ने भैंस खरीदी, भैंस का दूध इमीडिएटली, यानी जो भी 2-3 महीने का जेस्टेशन पीरियड होगा। और पहली बात, ऐसे ही भैंस या गाय खरीदते हैं लोग जो दूध दे रही हो, ऐसा कोई नहीं खरीदेगा जिसको टाइम है ना। इमीडिएट जो दूध दे सकती है ऐसी ही गैयाओं को लोग खरीदते हैं।
तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, तो ये होता है बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, डाइवर्सिफाई कर दिया भाऊ ने अपने इनकम सोर्सेस को। अब देखो ये किशोरा भाई जो है, इनके केस स्टडी के बेस के ऊपर हम देखते हैं कि इनको क्या क्या चीज़ें लगेगी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। ज़मीन तो लगेगी, क्योंकि बैलगाड़ी ज़मीन पे चलेगी, पानी पे तो चलेगी नहीं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ज़मीन। डिसेंट क्वालिटी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, फ्यूल पंप, स्मॉल स्टॉप्स दैट इज़ बसेस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और पार्किंग स्पेस। अब जैसे हमने देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, जीप, ट्रक, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, छोटी मोटी गाड़ियाँ, ये सारे चलते हैं पालमपुर में। तो उनके लिए एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता, डामर का रास्ता, सीमेंट का रास्ता, मट्टी का रास्ता, कुछ ना कुछ तो लगेगा ना। एकदम पहाड़ी एरिया में या उबड़ खाबड़ एरिया पे गाड़ियाँ नहीं चल सकती। फ्यूल पंप लगेगा, डीजल पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियों को वो लगेगा। सीएनजी पे अगर चलती है तो सीएनजी का स्टेशन लगेगा। फिर आते हैं आपके स्मॉल स्टॉप, यानी बस स्टॉप, ट्रक स्टॉप, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, जो स्टैंड होते हैं उस तरीके से रिक्शा का स्टैंड होता है, साइकिल रिक्शा का स्टैंड होता है, जहाँ पे जाके हम रिक्शा हायर करते हैं। और पार्किंग स्पेस, ये सारे व्हीकल्स खड़े कहाँ पे करोगे, तो पार्किंग स्पेस बेसिकली आपको लगने वाली है। तो ज़मीन से रिलेटेड इतनी बेसिक चीज़ें आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगेगी इन सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर बात करते हैं हम लेबर की, तो लेबर में क्या लगेगा, ड्राइवर, कंडक्टर लगेगा, लोडिंग अनलोडिंग के लिए आदमी लगेंगे, व्हीकल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का काम बढ़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर बढ़ता है तो ये वाला सेक्टर भी बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर ग्रो करता है तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो इन सेक्टर्स में भी लोगों को काम मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन का अगर सेक्टर बढ़ता है तो इन सेक्टर्स में लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर आता है आपका फिजिकल कैपिटल, सबसे मेन क्या है, पैसा। किशोरा भाऊ डाइवर्सिफाई क्यों कर पाए, क्योंकि उनके जेब में पैसा आया। तो उन्होंने क्या किया, फार्म लेबर के साथ साथ बफेलो का मिल्क भी बेचा और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी आए। तो ये सारी चीज़ें जो है पैसों की वजह से हो पाई, किशोरा भाई के जीवन में खुशहाली आ पाई। तो सबसे पहला तो हमें पैसा लगेगा। फिर आता है आपका परचेस ऑफ व्हीकल, बुलक कार्ट एंड बोगी, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टांगा, जीप, ट्रैक्टर, टेम्पो, ट्रक एक्सेट्रा। जो भी चीज़ आपको परचेस करनी है वो करनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए जितना भी गवर्नमेंट की फ़ीस होती है वो देना पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिक खर्चा हो गया आपका। और उसके बाद आपको लगेगा ह्यूमन कैपिटल, दैट इज़ नॉलेज एंड एंटरप्राइज। नॉलेज एंड एंटरप्राइज क्यों लगेगा आपको, ताकि आप पैसों का सही इस्तेमाल कर पाओ और ये जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल है इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके जो आपका बेसिक रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल को आपको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते आना चाहिए और फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में सेल करते आना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं नॉलेज एंड एंटरप्राइज। तो ये बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आपको इन ज़िंदगी में ग्रो करना है। तो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे कक्षा 9 के बच्चों, इस तरीके से हम लोगों का पूरा डिस्कशन हो चुका है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन विलेज पालमपुर में। एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको जाने से पहले। 4 सेक्टर्स हमने देखे, कौन से, डेयरी फार्म, ठीक है। डेयरी के लिए लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या लगता है वो देखा। उसके बाद दूसरा सेक्टर हमने देखा बच्चों स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से यूज़ होते हैं। फिर हमने देखा शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स इन पालमपुर, सेम लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से काम में आते हैं। उसके बाद आखिरी वाला जो हमारा सेक्टर था जो कि था ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ये भी पालमपुर में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 का पूरा कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन कंप्लीट होता है। जाने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं, चैप्टर का ओवरव्यू हमने पढ़ा, उसके बाद में टॉपिक नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें हमने पालमपुर का लोकेशन, रोड कनेक्टिविटी, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पॉपुलेशन एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ हाउसिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, इरिगेशन सिस्टम, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, इन सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रोडक्शन में हमने देखा पर्पस ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आते हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। और हमें ये पता चला कि ये जो ह्यूमन कैपिटल वाला पोर्शन है इसे हम कवर करने वाले हैं डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है
पीपल एज रिसोर्स। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल वाला पोर्शन है, इससे हमने इससे रिलेटेड इस चैप्टर में हमने केवल बेसिक चीज़ें पढ़ी है। फिर आगे चल के हमने देखा कि ये जो हमारा पालमपुर है, इसमें 2 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। पहली होती है आपकी फार्मिंग और दूसरी एक्टिविटी होती है आपकी नॉन फार्मिंग। नॉन फार्मिंग में हमने क्या क्या देखा? डेयरी, उसके बाद में हमने देखा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फिर हमने देखा ट्रेडिंग और शॉपकीपर्स, और चौथा हमने देखा ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ऐसे अदर देन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हमने ये 4 प्रकार के एक्टिविटीज़ देखी। और ये पूरी की पूरी जो एक्टिविटीज़ होती है, ये होती है प्रोडक्शन करने के लिए। अब प्रोडक्शन में हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी 4 चीज़ें होती है वो? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो ये सारे फार्मिंग एक्टिविटी में लैंड किस तरीके से, उसका सिनेरियो क्या है, यूजेस क्या है, लैंड में क्या क्या इंक्लूड होता है, कंप्लीट डिटेल हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में अगर हमें बिना केमिकल फर्टिलाइज़र्स या मॉडर्न मेथड्स यूज़ करे अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग एक टेक्निक है, उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमें मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं करनी है तो हमारे पास है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जिसका यूज़ करके हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अगर आपको फॉलो करने हैं तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा इन कंपैरिजन विथ ट्रेडिशनल फार्मिंग, जिसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो इस तरीके से हमने फार्मिंग एक्टिविटी में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इन चारों रिसोर्सेज के सिनेरियो किस तरीके से है उसके बारे में देखा। फिर हम आ गए बच्चों हमारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पॉपुलेशन किस तरीके से काम कौन से काम में एंगेज है, डेयरी फार्म, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपर्स एंड ट्रांसपोर्ट। ये 4 सेक्टर हमने पालमपुर के बारे में देखे। पालमपुर में कुल मिलाकर 450 फैमिलीज़ है, दैट इज़ 2700 पीपल। उसमें से कुछ लोग, उसमें से 75% लोग काम करते हैं फार्मिंग में और 25% लोग काम करते हैं डेयरी फार्म में, उसके बाद में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और उसके बाद में शॉपकीपर और ट्रेडर्स में, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। ठीक है, तो ये 25% लोग इन 4 सेक्टर्स में काम करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फार्मिंग एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से कुछ आपको पालमपुर का सिनेरियो पूरा का पूरा समझ में आता है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का इस पूरे पालमपुर वाले चैप्टर का एक ही पर्पस था, आपको प्रोडक्शन की प्रोसेस से अवगत कराना, और दूसरा इसका मेन मुद्दा था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपको जानकारी देना, जो कि है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली डिस्कस होता है और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है जी। अब जाने से पहले एक हमेशा की तरह मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट क्या है कि जो मेरा चैनल है जिस पर मैं आपके लिए ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, वो चैनल मैं आपके सामने लेके आता हूँ। हाँ, ये आ गया है हमारा चैनल। ठीक है, ये है बच्चों YouTube के ऊपर चैनल। तो आपको इस नाम से सर्च करना है, श्रीनिधि बोरीकर 9th and 10th कॉमर्स CBSE। ये आप सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपको लगता है तो कमेंट भी आप कर सकते हो। 4 वीडियोस पालमपुर से रिलेटेड आ चुके हैं। ये वाला 5वां वीडियो है, इसमें हमने कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद से हम लोग चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस अपलोड करेंगे, यानी मैं चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस अपलोड करूंगा, जो कि है पीपल एज रिसोर्स। तो चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।